Good morning, everyone. I am Pinku Naik. Welcome to our Pinku Naik Learning House. Today we are going to learn about important question on 1857 to 1947 revolutions and its movement. हम 1857 से लेके 1947 तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे रिवॉल्यूशंस को लेके, इंडियन फ्रीडम फाइटर को लेके बहुत सारे हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, पहली बार जो पहले रिवॉल्यूशनरी थे जो ब्रिटिश की अगेंस्ट में फाइट शुरू किए थे, उनका नाम था मंगल पांडे, जो कि ब्रिटिश की अगेंस्ट में अपना विद्रोह शुरू किए थे 1857 को, और उसका डेट था 29 मार्च। उसके बाद वही जो रिवोल्ट हुआ था 1857 रिवोल्ट हुआ था, भिन्न भिन्न जगह पे बहुत सारे लीडर ने काम किए थे। नाना साहब जी ने किए थे कानपुर में, बेगम हजरत महल किए थे लखनऊ से, लियाकत अली क्या किए थे इलाहाबाद से, जो कि अभी के टाइम पे प्रयागराज नाम से परिचित है, कुंवर सिंह किए थे बिहार से। इसका मतलब भिन्न भिन्न जगह से भिन्न भिन्न लीडर अपना लीडरशिप किए थे 1857 रिवोल्ट को अंजाम देने के लिए। तो फिर मैं दोबारा दोहरा दे रहा हूँ। नाना साहब किए थे कानपुर से, बेगम हजरत महल किए थे लखनऊ से, लियाकत अली किए थे इलाहाबाद से, जो कि अभी प्रयागराज नाम से परिचित है, कुंवर सिंह किए थे बिहार से। फिर 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी का हैंगिंग कर दिया गया, मतलब उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। उसी 1857 में 8 अप्रैल को उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और 1857 को एनफील्ड राइफल अनाउंस्ड कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा था कि इंडियन अब जाग उठे हैं और वो हमारे अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो 1857 को एनफील्ड राइफल अनाउंस्ड कर दिया गया था और 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी को भी फांसी दे दिया गया था। उसके बाद सीधा 1885 को बहुत ही मुख्य एक कार्य हुआ था हमारे इंडिया में, जो कि हमारी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की नींव के नाम पे भी जाना जाता है, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। 1885 को इसका फॉर्मेशन हुआ और ये बम्बे में एस्टेब्लिश किया गया। इसका फाउंडर थे अलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका फाउंडर थे अलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगर आपको पूछा जाए कि इंडियन फाउंडर कौन थे, तो आप कह सकते हो दादा भाई नारोजी। बट इफ द क्वेश्चन विल कम एज फाउंडर ऑफ INC, वी कैन से द आंसर दैट अलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसके 4 मीटिंग इम्पोर्टेंट होता है, जो कि 1885, 86, 87, 88 में लिया गया था, और ये डिफरेंट प्लेसेस वेन्यूज़ में हुआ था। चलिए हम इसको जानते हैं। पहला जो मीटिंग हुआ था 1885 में INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसका लीडरशिप लिए थे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, और इसका वेन्यू था बॉम्बे में। 1886 में इसका लीडरशिप किए थे दादा भाई नारोजी, और ये हुआ था कोलकाता में, इसका मीटिंग हुआ था। 1887 को हुआ था जो INC का मीटिंग, उसमें बदरुद्दीन तैयब जी इसका लीडरशिप किए थे, और ये पहले मुस्लिम है जो INC में लीडरशिप किए थे, और इसका वेन्यू था मद्रास में। एंड लास्ट मीटिंग तो नहीं है, बहुत सारे मीटिंग हुआ है, लेकिन इम्पोर्टेंट मीटिंग में से लास्ट वन मीटिंग था 1888 को, जो कि जॉर्ज यूल ने इसका लीडरशिप किए थे, और वो इलाहाबाद में हुआ था, जो कि प्रयागराज नाम से परिचित है अभी के टाइम पे। फिर 1905 को बंगाल डिवाइडेशन हो गया। 1905 को बंगाल डिवाइडेशन हुआ, और उस टाइम इंडियन वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। 1905 को जो बंगाल डिवाइडेशन हुआ, उस टाइम इंडियन वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन, और उसी टाइम स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ था सुरेश चंद्र बनर्जी के द्वारा 1905 को।
और उन्होंने एक मीटिंग रखे थे कलकत्ता टाउन हॉल में, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लीडरशिप किया गया था। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट होता है, इम्पोर्टेंट ईयर है 1906। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बनाया गया था और इसका 3 लीडर थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो फॉर्मेशन किया गया था, आगा खां, सलीमुल्लाह खान, मोहम्मद अली जिन्ना। और इन तीनों में से मेन थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग फॉर्म किए थे। और यही है हमारे पाकिस्तान डिवाइडेशन की एक मुख्य रीज़न, मुस्लिम लीग फॉर्मेशन। और इसका हेडक्वार्टर था लखनऊ में, लेकिन ये मीटिंग हुआ था ढाका, बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वहाँ पे इसका मीटिंग हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था लखनऊ को। उसके बाद इम्पोर्टेंट ईयर है 1907, जो कि सूरत स्प्लिट हुआ था। 1907 में जो सूरत स्प्लिट हुआ था, इसका मीटिंग अरेंज किए थे रसबिहारी घोष, जो कि आज़ाद हिंद फौज का फाउंडर थे रसबिहारी बोस। उन्होंने सूरत स्प्लिट मीटिंग में लीडरशिप किए थे, उन्होंने ही बुलाए थे। और यहाँ पे 2 हिस्सों में हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगलर जो थे 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक हो गए एक्सट्रीमिस्ट, दूसरे हो गए मॉडरेट्स। मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो हिंसाकारी थे और मॉडरेट नरमपंथी थे। ये चरमपंथी, ये नरमपंथी। क्यों? ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये चाहते थे कि हमारी देश आज़ाद हो, हमारे बल पर, ना कि कोई रिक्वेस्ट करना है, ना किसी के पास एप्लीकेशन लिखना है, बस ये हमारा हक है, हमें फ्रीडम चाहिए। और ये जो मॉडरेट थे चरमपंथी, ये रिक्वेस्ट करके बिना किसी हिंसा के ये चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। और मॉडरेट जो थे, इनके लीडर थे जीके गोखले, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि जाना जाते हैं महात्मा गांधी की पॉलिटिकल गुरु। और एक्सट्रीमिस्ट में जो लीडर थे वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों इसकी लीडरशिप किए। 1906 में जो मुस्लिम लीग फॉर्म किया गया था, उन्होंने इसीलिए किए थे टू गेट द राइट्स, बिकॉज दे थिंक दैट द हिंदी पीपल आर गेटिंग full chances to participate in all the sectors, but the Muslims are not. That is why they made Muslim League to get their rights. Another important year is known as 1909। उस टाइम हुआ था मॉर्ले मिंटो बिल, जो कि कम्युनल इलेक्शन के लिए ब्रिटिश द्वारा ये चालू किया गया था। मॉर्ले मिंटो बिल के तहत ये फाइनल हुआ था कि मुस्लिम लोगों को अपना लीडर चुनने का हक है और हिंदू पीपल अपना लीडर चूज़ करेंगे। इट मीन्स ये था रूट्स ऑफ पाकिस्तान डिवीज़न फ्रॉम आवर इंडिया। भारत से पाकिस्तान की डिवीज़न होने का मूल कारण था मॉर्ले मिंटो बिल, क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे बहुत चालाक थे। ये सोचने लगे कि हिंदू मुस्लिम जब एक हो जाएंगे, हिंदू प्लस मुस्लिम जब एक हो जाएंगे तो हमारा ताकत कम पड़ जाएगा, इसीलिए इनको डिवाइड कर दो, क्योंकि उनका पहले से ही रूल था डिवाइड एंड रूल। इसीलिए उन्होंने मॉर्ले मिंटो बिल को पास करवा दिए और इसी के तहत मुस्लिम लोगों को अपना लीडर चुनने का हक दे दिए और हिंदू को हिंदू लीडर चुनने का हक दे दिए। ये डिवाइड करके, शासन करके हमारे इंडियंस की एकता को भंग करके अपना रूल चलाने की कोशिश किए थे। उसके बाद इम्पोर्टेंट ईयर है
1911, जो कि दिल्ली दरबार में एक मीटिंग हुआ था और इसका चीफ गेस्ट थे जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी। ये ब्रिटिशियन लोग रखे थे ये वाला मीटिंग और लॉर्ड हार्डिंग इसको लीड कर रहे थे। इसका लीडर थे लॉर्ड हार्डिंग। इन्होंने इसीलिए रखे थे कि ये हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके उनकी अलग अलग लीडर चुनेंगे, उसके साथ साथ उनको अलग अलग तरीके से इलेक्शन लड़ने के लिए और अपनी लीडर चूज़ करके उनको डिवाइड करके अपनी तरफ खींचने के लिए ये वाला मीटिंग रखा गया था 1911 को। दिल्ली दरबार कहा जाता है उसे। फिर यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया था दिल्ली दरबार में कि कैपिटल ऑफ इंडिया अब दिल्ली रहेगा। ये जो दिल्ली दरबार किए थे, पहले तो बंगाल था, उसके बाद 1911 के बाद दिल्ली को कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया गया था और बंगाल को डिवाइड कर दिया गया दो हिस्सों में। बंगाल को डिवाइड कर दिया गया दो हिस्सों में, एक बना दिया गया उड़ीसा 1936 को और दूसरा बना दिया गया बिहार। ये बना था 1913 को, मतलब तुरंत ही बिहार को बना दिया गया था मतलब तुरंत ही बिहार को डिवाइड करके बनाया दिया गया था 1913 को बिहार और 1936 को उड़ीसा। मतलब दिल्ली दरबार में ही ये डिसीजन लिया गया कि बंगाल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक रहेगा बंगाल, दूसरा रहेगा बिहार, तीसरा रहेगा उड़ीसा। नाइनटीन 11 के बाद जो इम्पोर्टेंट ईयर है वो 1913 है, क्योंकि इस टाइम पे गदर पार्टी का फॉर्म हुआ था लाला हरदयाल के द्वारा और सरदार संपूर्ण सिंह के द्वारा, जो कि यूएसए की सैन फ्रांसिस्को में किया गया था इसका मीटिंग। और इसके चलते और एक इम्पोर्टेंट ईयर है 1915, जो कि जाना जाता है एनआरआई डे। महात्मा गांधी लौटे थे 1915 जनवरी 15 को लौटे थे। 15 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौटे थे भारत को। क्यों लौटे थे? क्योंकि आफ्टर 21 ईयर्स वो साउथ अफ्रीका में रहने के बाद आफ्टर ओवर 21 ईयर्स स्टे इन साउथ अफ्रीका, गांधी रिटर्न ऑन 9th January 1915 with his wife कस्तूरबा एट द रिक्वेस्ट ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। इसको हम कहते हैं एनआरआई डे के रूप में जानते हैं। 15 जनवरी को हम एनआरआई डे के रूप में जानते हैं। उसके बाद 1915 को हम इम्पोर्टेंट ईयर इसीलिए मानते हैं क्योंकि इसी ईयर में हमारे महात्मा गांधी जी जो थे वो रिटर्न आए थे इंडिया। और वो क्यों आए थे? क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट किए थे महात्मा गांधी जी को कि भारत में आने के लिए और यहाँ की व्यवस्था को थोड़ा देखने के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए थे और वहाँ के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में मदद किए थे। तो इसी को नज़र में रखते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने रिक्वेस्ट किए थे स्पेशली महात्मा गांधी जी को कि वो भारत आए और यहाँ की पॉलिटिकल थिंग्स एंड जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए बुलाया गया था। और जनवरी 15 को एनआरआई डे के रूप पे माना जाता है क्योंकि
महात्मा गांधी जी हैव रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देन जो साउथ अफ्रीका में उन्होंने मूवमेंट चलाए थे और वो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे उन्होंने एक आश्रम बनाए थे जो कि टॉल्स्टॉय के नाम पे परिचित है। टॉल्स्टॉय आश्रम के नाम पे परिचित है। और वहाँ पे उनका फ्रेंड जो थे उनका नाम था पोलक। उनका नाम था पोलक। फिर इम्पोर्टेंट डेट है 1916 जो कि लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट क्यों हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने के लिए ये वाला मीटिंग बुलाया गया था जो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर, मुस्लिम लीग प्लस कांग्रेस ये तीनों का सम्मेलन करने के लिए बुलाया गया था। और फिर मूवमेंट चलाया गया, होम रूल मूवमेंट कहा जाता है उसे। 1916 को होम रूल मूवमेंट, और उसका लीडर किए थे बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। जो बाल गंगाधर तिलक किए थे होम रूल मूवमेंट, वहाँ पे 2 न्यूज़पेपर उन्होंने स्प्रेड किए थे। बाल गंगाधर तिलक की 2 न्यूज़पेपर स्प्रेड हुआ था। एक का नाम था मराठा और दूसरा का नाम था केसरी। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक न्यूज़पेपर था मराठा, दूसरा न्यूज़पेपर था केसरी। और एनी बेसेंट जो थे मद्रास से लीडिंग किए थे होम रूल मूवमेंट को, उन्होंने भी 2 न्यूज़पेपर स्प्रेड आउट किए थे। एक का नाम था कॉमन और दूसरा था न्यू इंडिया। एक का नाम था कॉमन और दूसरा का नाम था न्यू इंडिया। तो 4 न्यूज़पेपर स्प्रेड आउट हुआ था होम रूल मूवमेंट को लेते हुए, जो 2 बाल गंगाधर तिलक जी ने स्प्रेड किए थे और 2 एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक ने जो किए थे 2, एक का नाम था केसरी, दूसरा का नाम था मराठा, और एनी बेसेंट जो किए थे एक का नाम था कॉमन और दूसरा का नाम था न्यू इंडिया। उसके बाद महात्मा गांधी जी तो आ गए थे हमारे भारत, और उनका सबसे बड़ा अस्त्र था अहिंसा और भूख हड़ताल, जो कि हंगर स्ट्राइक नाम पे जाना जाता है। चलिए, गांधीयन एरा को आने से पहले हम गांधी जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के स्थित एक शहर में जिसका नाम है पोरबंदर, ए टाउन इन गुजरात। और उनका देहांत हुआ था, डेथ हुआ था 30 जनवरी 1948 को। मतलब 1869 को उनका जन्म हुआ था और 1948 को उनका डेथ हुआ था। और उनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, जो कि राष्ट्रपिता आख्या और संबोधन दिया गया था राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और उनको महात्मा भी कहा जाता है। उनका रियल नेम है मोहनदास करमचंद गांधी। उनको महात्मा आख्या भी दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, आर.एन. टैगोर के द्वारा उनको महात्मा आख्या दिया गया था। और उनके पॉलिटिकल गुरु थे, मैं पहले से भी बता चुका हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनकी रिक्वेस्ट की वजह से वो साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे, जिसको हम NRI डे के रूप में जानते हैं। 15 जनवरी एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस डे एज NRI डे। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू नो अबाउट द रिवोल्यूशन एंड मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी फॉर आवर फ्रीडम। 1917 इम्पोर्टेंट ईयर है, क्योंकि ये फर्स्ट मूवमेंट चलाए थे महात्मा गांधी जी ने भारत में, जिसको हम चंपारण मूवमेंट के नाम पे जानते हैं। उसके बाद 1918 में और एक मूवमेंट चलाए थे, जो कि
अहमदाबाद मिल मूवमेंट के नाम पे जानते हैं। और पहली बार महात्मा गांधी जी ने भारत में हंगर स्ट्राइक किए थे फर्स्ट टाइम, और ये 3 डेज तक हंगर स्ट्राइक किए थे। उसके बाद 1919 में एक बहुत ही बड़ा दुखदायक घटना घटा था, जिसको शायद आप लोग सब जानते हो, जिसको कहा जाता है जलियनवाला बाग मैसेकर, जलियनवाला हत्याकांड। यहाँ पे हजारों संख्या में लोग मारे गए, बहुत सारे लोग अपाहिज भी हो गए, क्योंकि जो ब्रिटिश जनरल डायर थे वो बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आ गए चारों तरफ से। अमृतसर की जो जलियनवाला बाग गार्डन है उसको चारों तरफ से घेर लिए, दोनों गेट को बंद कर दिए और आंख बंद करके गोली बारिश करने लगे लोगों के ऊपर। बच्चे, बूढ़े, जवान कुछ भी देखे नहीं उन्होंने, और आंख बंद करके गोली मारने लगे। हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे उपस्थित हुए थे, जो हजारों संख्या में वहाँ पे लोग उपस्थित हुए थे, और सब लोग अपनी जीवन बचाने के लिए भागने की कोशिश किए, लेकिन दीवार फांद के कोई जाने के सक्षम नहीं रहे, और वहाँ पे अपनी मौत को दावत देना पड़ा सभी को। तो 1919 13 अप्रैल इसको जलियनवाला बाग मैसेकर के नाम से जाना जाता है, और इस तारीख को हमारे बहुत सारे भारतीय की जान चली गई थी। ओके, देन हम जानते हैं 1920 टू 1922 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाए थे हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा, और इस मूवमेंट को चलते हुए महात्मा गांधी जी को केसर-ई-हिंद टाइटल जो मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू से, उसको उन्होंने रिटर्न कर दिए। और 1911 को जो आर.एन. टैगोर को आर.एन. टैगोर जी को मिला था नाइटहुड की उपाधि, उन्होंने ये भी रिटर्न कर दिए। कब? 1922 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, महात्मा गांधी जी ने अपनी केसर-ई-हिंद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक टाइटल मिला था उसको भी रिटर्न कर दिए, और आर.एन. टैगोर जी ने अपने नाइटहुड उपाधि जो मिला था ब्रिटिश की तरफ से उसको भी रिटर्न कर दिए। फिर चलते हैं, ये तो और भी मूवमेंट्स हैं महात्मा गांधी जी के, वो बाद में डिस्कस करेंगे। हम 1922 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था उसको बंद करना पड़ा महात्मा गांधी जी को, क्योंकि वो अहिंसा की माध्यम से आंदोलन चलाना चाहते थे, और वहाँ पे चौरी चौरा इवेंट हो गया लोगों के द्वारा। लोग अपनी आवेश में आके एक पुलिस स्टेशन को लोग आवेश में आके एक पुलिस स्टेशन को जला दिए, जिसमें कि 23 हवलदार, कांस्टेबल, पुलिस ऑफिसर जल के मर गए। तो महात्मा गांधी जी को ये बड़ा दुख पहुंचा, और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोकने की आदेश दिए, और उन्होंने अनाउंस कर दिए टू स्टॉप दिस मूवमेंट बोल के। उसके बाद इम्पोर्टेंट ईयर है 1923, जो कि स्वराज पार्टी फॉर्म हुआ था बाय C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी फॉर्म हुआ था। फिर 1924 को HRA फॉर्म हुआ था। HRA मीन्स हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उन्होंने फॉर्म किए थे 1924 को। ये फॉर्म हुआ था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, और ये कानपुर में हुआ था, लेकिन इसका रियल फाउंडर देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद है, क्योंकि इन्होंने इस फाउंडेशन को, इस एसोसिएशन को रन किए थे। उसके बाद उन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना एक HSRA फॉर्म किए थे दिल्ली में, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है 1928 को। उसका फाउंडर है
चंद्रशेखर आज़ाद। और एक बात यहाँ पे बताना है कि जो स्वराज पार्टी फॉर्म किया गया था इसके पीछे एक रीज़न भी है। 1922 को जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा, तब सारे लीडर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जेल में रख दिए थे और हमारे इंडियन फ्रीडम को स्ट्रगल जो कर रहे थे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को रन करने के लिए एक लीडर की ज़रूरत था। इसीलिए सारे लीडर्स जब जेल में हैं तो उसको रन करने के लिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आगे आए और अपना स्वराज पार्टी फॉर्म किए 1923 को। स्लोली कांग्रेस और स्वराज पार्टी दोनों मिलने लगे। सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें लीडरशिप करने लगे और 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो फॉर्म हुआ था, मैंने आपको बताया अभी जिसका वेन्यू था कानपुर, उसका एक मोटो भी था जो 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म किया गया था। उसका मेन एम था काकोरी रबरी केस। काकोरी रबरी केस ये काकोरी रबरी केस में ये लोग एक ट्रेन को लूटने वाले थे जो कि 1924 में ये एसोसिएशन फॉर्म किए राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा और 1925 को इन्होंने वो काकोरी रबरी केस हुआ था, ट्रेन को लूटे थे, काकोरी ट्रेन को, जिसमें कि 8,000 रुपये ब्रिटिश की जा रहा था और कुछ हथियार भी थे। प्लान किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा एंड लीड भी किया गया चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। जो रियल फाउंडर है एचआरए का वो है चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन उनका फाउंडर सिर्फ पूछा जाए तो आपको जवाब देना होगा राम प्रसाद बिस्मिल। जो एचआरए की फाउंडर है राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन रियल फाउंडर लिया जाए तो आप कह सकते हो चंद्रशेखर आज़ाद। नाइनटीन 1928 को जो HSRA फॉर्म किया गया चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा दिल्ली में, यहाँ पे फिरोज शाह कोल्टा भी उसमें ज्वाइन किए। क्यों ये बनाया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में ये फॉर्म किया गया, क्यों? रिवेंज लेने के लिए लाला लाजपत राय की डेथ की, लाला लाजपत राय की डेथ की रिवेंज लेने के लिए। कब डेथ हुआ था उनका? जब साइमन कमीशन भारत आया था 1928 को, तब वहाँ पे लाहौर पे ये उतरे थे साइमन कमीशन, जो 7 मेंबर्स आए थे। सात मेंबर्स आए थे 1928 को साइमन कमीशन। 7 मेंबर्स हैव कम एज साइमन कमीशन एंड यहाँ पे लाहौर स्टेशन पे इन्होंने उतरे थे और यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, मतलब आंदोलन हुआ था कि ये लोग ना आए, और इसी के चलते विद्रोह हुआ था और लाठीचार्ज भी हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय की सर पे एक बड़े ज़ोर से लाठी लगा था, जिसी के चलते उनका डेथ हो गया था। और ये 7 मेंबर्स जो थे आए थे साइमन कमीशन में, सारे गोरे के गोरे थे, जो कि हम कह सकते हैं ब्रिटिश व्हाइट मैन कमीशन भी कह सकते हैं। और ये जो HSRA फॉर्म किया गया था, इसमें भगत सिंह भी ज्वाइन किए थे, जो उनको बाद में जेल हुआ था। और भगत सिंह जी को 24 मार्च
1931 में फांसी दे दिया गया। इनका 25 मार्च 1931 को फांसी देने का डेट था, बट इनको एक दिन पहले फांसी दे दिया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगने लगा था कि और एक दिन अगर हम रखेंगे तो इंडियन इतने विद्रोह कर रहे हैं कि ये उनको जेल तोड़ के भी छुड़ा के ले जा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने एक दिन पहले उनको फांसी दे दिए। जो कि भगत सिंह एक बुक पढ़ते थे, उस बुक को उन्होंने कंप्लीट करके पढ़ नहीं पाए और 4 पेज बच गया था। उन्होंने ब्रिटिश जो रूलर थे वहाँ पे फांसी देने के लिए लेने के लिए आने वाले थे और आए थे, जो कि ब्रिटिश रूलर थे उनको फांसी देने के लिए लेने आए थे। उनको उन्होंने रिक्वेस्ट भी किए थे कि लास्ट 4 पन्ना बाकी है मुझे, क्या मैं उसको पढ़ सकता हूँ, पर उन्होंने साफ साफ मना किए थे कि नो, यू हैव नो टाइम, नाउ योर टाइम टू बी डेथ और हैंग्ड। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जिसको हम राउंड टेबल समिट भी कहते हैं। तो इस राउंड टेबल समिट 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और राउंड टेबल समिट हुआ था 1930, 1931 एंड 1932। 1930 में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें 87 लोग ज्वाइन किए थे और इसमें कांग्रेस अटेंड नहीं किया था, INC अटेंड नहीं किया था, नॉट अटेंडेड। और BR अम्बेडकर इसमें ज्वाइन किए थे। फिर सेकंड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 को, इसमें ज्वाइन किया था INC। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में INC ज्वाइन किया था। इसका लीडर किए थे महात्मा गांधी ने, MK गांधी जी ने इसका लीडरशिप किए थे। और इंडियन वुमेन्स की थ्रो से सरोजिनी नायडू इसमें ज्वाइन किए थे। यू कैन सी हियर, सरोजिनी नायडू इन्होंने ज्वाइन किए थे। और मुस्लिम की थ्रो से मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन किए थे, जो कि मुस्लिम लीग की एक लीडर भी थे। और 1932 में थर्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और राउंड टेबल समिट, जिसमें कि ओनली 46 मेंबर्स हैव ज्वाइंड। इसमें ना ही INC ज्वाइन किया था, ना ही मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन किए थे, ना ही सरोजिनी नायडू ज्वाइन किए थे, बस वहाँ पे BR अम्बेडकर ज्वाइन किए थे। और अगर आपको पूछा जाए कि ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन ज्वाइन किए थे, योर आंसर विल बी BR अम्बेडकर। और महात्मा गांधी जी कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ ज्वाइन किए थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किए थे, तो योर आंसर विल बी सेकेंड वन, जिसमें कि वुमेन भी ज्वाइन किए, वुमेन की थ्रू से सरोजिनी नायडू भी ज्वाइन किए थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी ज्वाइन किए थे। ये जो राउंड टेबल समिट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने के लिए हुआ था। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर, जो कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की एक बहुत अहमियत निभाए थे, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगेन द इम्पोर्टेंट डेट इज 1939, जो कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक गठन हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कलकत्ता में। 1942, उसके बाद 1942 एक इम्पोर्टेंट डेट है, जो कि क्रिप्स मिशन आए थे भारत में और इसका हेड थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। पोस्ट डेटेड चेक इसको कहा जाता है, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। फिर 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था और इसमें गांधी जी ने नारा दिए थे डू और डाई, करो या मरो। और क्विट इंडिया मूवमेंट में जेल गए थे 60,000 से ज़्यादा लोग जेल गए थे और मरे थे 10,000 से भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी ने सीधा सीधा जवाब दे दिए थे, सीधा सीधा नारा लगा दिए थे, करो या मरो, या तो फ्रीडम पाओ
या तो डेथ हो जाओ। और उस टाइम जो फॉरवर्ड ब्लॉक गठन किए थे 1939 को, आफ्टर दैट सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज भी गठन किए थे क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करवाने के लिए। और आज़ाद हिंद फौज जो था उसका रियल फाउंडर थे सुभाष चंद्र बोस और उसका फाउंडर थे रस बिहारी बोस। अगर फाउंडर पूछा जाए तो आप कह सकते हो रस बिहारी बोस, और रियल फाउंडर पूछा जाए तो उसको हम जवाब दे सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। देन 1943 को और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुआ था, जो कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट गठन किए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने, और पहली बार वोमेन मिलिट्री में पार्टिसिपेट किए थे 1943 को रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की फौज में। फिर 1946 को कैबिनेट मिशन का मीटिंग हुआ, और उसके बाद कैबिनेट मिशन जो गठन हुआ था 1946 को, उसमें 3 मेंबर आए थे, सर पैथिक लॉरेंस जो कि हेड थे कैबिनेट मिशन की, A.V. अलेक्जेंडर एंड सर स्टाफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों आए थे और उन्होंने ये अनाउंस किए थे कि फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रपोजल दिए थे 389 लोगों की मेंबरशिप के लिए, बट रियल में ओनली 299 लोग ज्वाइन हुए थे उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और 1947 20 फरवरी ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट अटली ने ये बोले थे, अटली ने डिक्लेयर किए थे कि 30 जून 1947 की पहले ही हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और 3 जून 1947 को ये डिक्लेयर हो गया किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, जो कि वाइसरॉय थे उस टाइम भारत में। और ब्रिटेन में जो अनाउंस किए थे क्लीमेंट अटली, वहाँ की वो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने ये अनाउंस किए थे कि 30 जून से पहले हम भारत को आज़ाद कर देंगे, और लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को ही ये डिक्लेयर कर दिया कि वी आर गिविंग फ्रीडम टू द इंडिया। और उसके बाद 15 अगस्त स्लोली कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, सारा पावर्स इंडियन के हाथों में सौंपा गया, और 15 अगस्त को हमारा भारत हुआ आज़ाद, जो कि 15 अगस्त 1947 माना जाता है। और पाकिस्तान अपनी आज़ादी के दिन सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त एवरी ईयर। वहाँ पे ये भी अनाउंस कर दिया गया कि हिंदू स्टेट को हिंदुस्तान और मुस्लिम स्टेट को पाकिस्तान के नाम पे वहाँ पे बोला दिया गया, जो कि 14 अगस्त में पाकिस्तान अपना सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस, और 15 अगस्त को इंडियंस सेलिब्रेट करते हैं अपनी इंडिपेंडेंस। एक चीज़ हमने डिस्कस करना भूल गए थे, 1930 को और एक मूवमेंट चला था जिसको हम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कह सकते हैं, जिनको हम सॉल्ट मूवमेंट भी कहेंगे। ये आंदोलन चला था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब हमारे इंडियन लोग कोई भी चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट का यूज़ नहीं किए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक के ऊपर लगाम लगा दिए थे कि कुछ भी ना लो तो चलेगा, लेकिन बिना नमक के खाना कैसे खाओगे इंडियन लोग बोल के उन्होंने नमक को भी बैन कर दिए थे। और गांधी जी ने ये वाला मूवमेंट चलाए थे, साबरमती से उन्होंने अपना वॉकिंग स्टार्ट किए थे, आंदोलन शुरू किए थे। कितने लोगों से? ओनली
49 लोगों की मदद से उन्होंने स्टार्ट किए थे ये वाला मूवमेंट, और 24 दिन के बाद उन्होंने दांडी में अराइव किए थे। दांडी नाम की जगह था जो कि कोस्टल एरिया है और वहाँ पे समुंदर से नमक बनाया जाता है। 49 से स्टार्ट किए थे उन्होंने, 49 लोग शुरू में थे और चलते चलते धीरे धीरे करके 50,000 से भी ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ गए थे दांडी पहुँचते पहुँचते, और उसको कहा जाता है दांडी मार्च, और उसको सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट भी कहा जाता है, सविनय अंकुश आंदोलन। होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ और भी ऐसी छोटी छोटी खबरें जानने के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ईयर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ब्यूटीफुल डे, टेक केयर।